हिस्ट्री में इंडिया के अगेंस्ट जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ है, अगर आप कॉजेस को खंगालोगे तो ज्यादातर केसेस में आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे जो भी टेररिज्म के इवेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व होती है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई इन्वॉल्व होती है, और ये बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि भारत सरकार के अगेंस्ट लड़ते हैं, इनको भी आईएसआई मदद करता है। इसका प्रॉपर ब्यौरा दिया हुआ है एसएटीपी की वेबसाइट पे, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की वेबसाइट पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड से भी जस्टिफाई होता है। विकिपीडिया को भी पे भी आपको काफी इनफ जानकारी मिल जाएगी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर विकिपीडिया का कंटेंट जेन्युइन नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, ऑब्वियसली बात है विकिपीडिया में भी जो भी कंटेंट दिया हुआ है वो किसी ना किसी ऑफिशियल सोर्स का ही है। तो द पॉइंट इज क्लियर, इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं ज्यादातर आपके पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। जो पाकिस्तान का पूरा स्टेट आर्किटेक्चर बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से इवॉल्व हुआ है कि उनको इंडिया को किसी ना किसी प्रकार से डिस्टेबलाइज करना है। डायरेक्टली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश उन्होंने बहुत बार की है। आप कारगिल वॉर की बात कर लो, आप 1965 की जंग की बात कर लो, 1971 में तो चलो बांग्लादेश वाला एंगल आ गया था। तो बहुत सारी जंगें लड़के पाकिस्तान को एक बात तो क्लियर हो गई कि वो इंडिया को डायरेक्टली हरा नहीं सकते। इनफैक्ट इंटरनेशनल एरेना में और अपनी आबादी, अपनी आवाम के सामने वो ह्यूमिलिएट हो जाते हैं। तो उनको समझ में आया कि इंडिया से सीधे सीधे नहीं जीता जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया इंडिया में। व्हाट इज प्रॉक्सी वॉर? प्रॉक्सी वॉर एक ऐसा वॉर होता है जहां पे एक पर्टिकुलर प्लेयर डायरेक्टली दूसरे प्लेयर से नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो थर्ड पार्टी को इनकरेज कर रहा है, थर्ड पार्टी को फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जाओ तुम जाके लड़ो। और इस प्रकार के प्रॉक्सी वॉर्स लगातार पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट छेड़ रहा है। और अभी ये जो रिसेंट न्यूज निकल के आई है कि भाई इंडिया से गए हुए 6 आप कह लो इंडिविजुअल्स, इनको पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया इंडिया के अगेंस्ट अटैक करने के लिए। 6 इंडिविजुअल्स के नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये हमारे ही शहरों के हैं, हमारे ही देश के हैं। एक महाराष्ट्र का है, एक दिल्ली का है, एक उत्तर प्रदेश रायबरेली का है, एक इलाहाबाद का है, एक बहराइच का है, एक लखनऊ का है, और अब इनके नाम के सामने टेररिस्ट का लेबल लग चुका है। अब ये तो खैर इन्होंने काम गड़बड़ किया है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि इनकी फैमिली इस समय पे कैसा फील कर रही होगी जब उनको पता चल रहा होगा कि उनके बच्चों का नाम किस प्रकार से यहां पे सामने आ रहा है। एंड दे वर एक्सक्लूसिवली ट्रेन्ड बाय पाकिस्तान टू प्लांट टू डू बॉम्ब अटैक्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन। आपको पता है कि इंडिया में फेस्टिवल सीजन आने वाला है, और फेस्टिवल सीजन में किसी भीड़ भाड़ इलाके में आइडेंटिफाई करो, बम बनाओ और वहां पे बम फोड़ो और ओवरऑल मैक्सिमाइज करो डैमेज को। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है। प्लानिंग ही बहुत ही आप कह सकते हो एफिशिएंट तरीके से की गई है। एक्चुअली में इंडिया में बहुत टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। बहुत प्रोएक्टिव बेसिस पे रॉ, एनआईए जैसी जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं ग्राउंड पे टेररिस्ट मॉड्यूल्स को तोड़ने के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसी, ये टेररिस्ट अटैक भी यहाँ पे रोक दिया गया है। इनको पाकिस्तान आर्मी ने बड़े जबरदस्त तरीके से ट्रेन किया। पहले तो इनको ओमान भेजा, ओमान में 10 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए, जो कि कोरोना का लॉकडाउन चलते क्वारंटीन का हिसाब था। उसके बाद ये समुद्र के रास्ते के थ्रू ईरान गए, फिर ईरान से कराची गए। अब ऑब्वियस सी बात है, सीधे सीधे फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान जाओगे तो इंडियन गवर्नमेंट के रडार में आ जाओगे। पाकिस्तान से जाने वाली और आने वाली फ्लाइट्स ओवरऑल उन पे तो इंडिया नजर रखता ही है। तो क्या किया, पहले ओमान भेज दिया। अभी ओमान से बोर्ड के रास्ते गए, और बोर्ड के रास्ते जब कराची पहुंचे होंगे तो थोड़ी ना इनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा होगा। वो तो सारी की सारी अनऑफिशियल विजिट्स हैं। अनऑफिशियली इनको कराची में ट्रेन किया गया, बॉम्ब बनाना सिखाया गया, मैप्स बनाना सिखाया गया, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में कैसे आप बम को फोड़ो, इंटेलिजेंस एजेंसी से कैसे बचो। और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस का भी यहां पे हाथ आ रहा है। ओवरऑल जब ये लोग इंडिया में वापस आ गए तो इंडिया में इनके पास पहचाने के लिए हवाला के नेटवर्क के थ्रू पैसा घुमाया गया, और कुल मिला के यहां पे किसी तरीके से हमारी इंटेलिजेंस की फोर्सेस ने इनको पकड़ लिया। एक मेजर टेररिस्ट अटैक यहां पे डिकोड किया गया है। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। 2 एजेंसीज यहां पे इन्वॉल्व थी स्टेट गवर्नमेंट की, एक तो दिल्ली की स्पेशल सेल इन्वॉल्व थी और एक उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाली जो एजेंसी थी वो इन्वॉल्व थी। अगर इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात की जाए तो आपको इंडिया में बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज नजर आएंगे। आप देखिए, रॉ की बात करिए तो रॉ के अंदर ही एनटीआरओ, रेडियो रिसर्च सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज, एविएशन रिसर्च सेंटर, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एक जो प्रीमियर एजेंसी अभी उभर के आई है पिछले कुछ सालों में, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फिर डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मेंस, ये इन्फोर्समेंट, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। एक प्रॉब्लम जो कि अब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज को आती थी ट्रैक करने में,
वो थी कि भाई इन पर्टिकुलर एजेंसीज का जो डाटाबेस है वो सिंक्रोनाइज नहीं था, एक दूसरे के साथ एफिशिएंटली जुड़ा हुआ नहीं था, और उसके लिए भी कुछ नए रूल्स आए हैं। एक्चुअली में नेट ग्रिड को यहां पे इंप्लीमेंट किया गया है। नेट ग्रिड को मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स में भी समझाया था। देखिए, बात यह है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी सरकार, हम सबको यह बात पता हुआ है कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल सेटअप है वो बहुत हद तक एंटी इंडिया है, और वो आगे आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक टेररिस्ट अटैक्स इंडिया के ऊपर करवाते रहेंगे। और सीधे सीधे वॉर वो कर नहीं सकते, हम भी उनसे सीधे सीधे वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज आपकी न्यूक्लियर इनेबल्ड कंट्रीज हैं। हम इनडायरेक्ट मेथड से उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, जो कि हम डाल रहे हैं एफएटीएफ में उनको ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए। लेकिन बात यह है कि ये जो लगातार टेररिस्ट ये लोग हमारे देश के अंदर भेज रहे हैं, इस बात को कैसे डिकोड किया जा सकता है? इसके लिए हमारा जो काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इंडिया बहुत लंबे समय से अपने काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क पे काम कर रहा है। इनफैक्ट नेट ग्रिड को एनविसेज कर लिया गया था 2010 में ही। 3400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2010 में अप्रूवल दे दिया था। 2012 के बाद इसका काम थोड़ा कमजोर पड़ गया। नई सरकार ने फिर से नेट ग्रिड में बहुत तेजी से काम करना शुरू किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला भी है कि चूंकि कोरोना आ गया था, थोड़ा नेट ग्रिड पे डिले हो गया है, नहीं तो अब आप कह सकते हो कि नेट ग्रिड बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। हालांकि नेट ग्रिड को बहुत सारे फैक्टर्स पे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब आप देख सकते हो कि इस स्पीड से पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इंडिया के अंदर टेररिस्ट भेज रही हैं, तो बहुत जरूरी है कि जो हमारा काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग करे। तो नेट ग्रिड इसको कैसे रोकेगा? आपको पता है कि समय समय पे लोग देश के बाहर जाते हैं, देश के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल डेविड हेडली की बात की जाए, डेविड हेडली 2005 से लेकर 2009 के बीच में, या फिर कह लीजिए 2005 से लेकर 2008 के बीच में लगातार इंडिया आता जाता रहा। 2008 में मुंबई अटैक्स हुए थे, तो 3 साल तक ये लगातार इंडिया आया। इसने इंडिया में लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी पोटेंशियल लोकेशन है जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किए जा सकते हैं। तो जब ये मल्टीपल ट्रिप्स लग रही थी डेविड हेडली की इंडिया के अंदर, क्या उस समय पे ऐसा कोई नेटवर्क था जिससे ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सके? कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो बार बार देश में घुस रहा है और बिना किसी कॉज के घुस रहा है, तो वो क्यों आ रहा है हमारे देश के अंदर, इस बात को आइडेंटिफाई करना, वो किस हिसाब से पैसे खत्म कर रहा है, क्या क्या चीजें खरीद रहा है, इन सब चीजों को मॉनिटर करने का कोई भी नेटवर्क इंडिया के पास नहीं था। इसलिए 2008 के टेरर अटैक्स को हम लोग एस्टिमेट या प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। नेट ग्रिड में इसी को सुधारने की कोशिश की गई। कौन इंडिया में कब आया, कब बाहर गया, उसकी बैंकिंग डिटेल्स, उसके एयर और ट्रेन ट्रेवल्स, इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि 26/11 जैसे अटैक्स को इंडिया में फिर से रिपीट होने से रोका जा सके। हालांकि इस फील्ड में इंडियन एजेंसीज के पास अभी भी बहुत कैपेबिलिटी है, तभी तो ये जो टेररिस्ट हैं जो कि अभी पकड़े गए हैं, इनको पहले ओमान भेजा गया और फिर ओमान से इनको ईरान ले जाया गया, और ईरान से पाकिस्तान। अब पाकिस्तान गए होंगे तो अनऑफिशियली गए होंगे ना, अपने स्टैंप पे ठप्पा तो लगा नहीं सकते, मतलब अपने पासपोर्ट पे स्टैंप तो लगा नहीं सकते कि हम पाकिस्तान गए, नहीं तो आपका हमारे देश में ये क्या नाम से इमिग्रेशन के टाइम पे पकड़ लिए जाएंगे कि भाई पाकिस्तान से होके आ रहे हैं। तो नेट ग्रिड बेसिकली एक डाटाबेस है। इस डाटाबेस के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे बैंकिंग, ट्रैवल, आपके कितने फाइनेंसेस हैं, आप कब आए, कितने दिन रहे, कहां गए, इन सब चीजों को इंटीग्रेट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैटर्न्स पकड़े जाएंगे, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो इंफॉर्मेशन बहुत सारी एजेंसीज के साथ अवेलेबल होगी, जैसे सीबीआई हो गई, एनआईए हो गई, रॉ हो गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गई। इस प्रकार के बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस अभी यहां के लिए जोड़े गए हैं, और धीरे धीरे और ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पे जोड़ा जाएगा। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ अनयूजुअल आइडेंटिफाई करता है, तो वो डेफिनेटली नेट ग्रिड के डाटाबेस में उस बात को फीड करेगा, और ये इंफॉर्मेशन सारी एजेंसीज को अवेलेबल होगी। अब यहां पे एक बहुत पोटेंशियल डाटा प्राइवेसी का भी इशू उठ के आता है कि भाई आप इंडिविजुअल्स का डाटा इस प्रकार से सेंट्रली सिक्योर कर रहे हो और सबको अवेलेबल करवा रहे हो, तो क्या ये खतरनाक नहीं है? देखिए, खतरनाक है, बट टेररिस्ट अटैक्स हमारे ऊपर आप देख ही रहे हो कि किस स्पीड में आ रहे हैं। जो 26/11 के अटैक हुए थे, लश्कर तैयबा ने करवाए थे, 166 लोग मरे थे। फिर पुलवामा टेरर अटैक। अब इस प्रकार के टेरर अटैक्स को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी देश के लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन देने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर उनको इस बात की श्योरिटी मिल जाए कि भारत सरकार इस प्रकार के डाटा को किसी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आरोग्य सेतु ऐप की बात करो, तो आरोग्य सेतु ऐप ने आपने सारी परमिशन दे रखी है, तो आरोग्य सेतु ऐप आप कहां जा रहे हो, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। सोचिए, आपकी रियल टाइम मूवमेंट को आरोग्य सेतु ऐप में ट्रैक किया जाता है। क्यों? ताकि आपको बताया जा सके कि आपके आसपास कौन कौन से कोविड पेशेंट है। तो लेकिन आपने यहां पे अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना डाटा इस्तेमाल करने की परमिशन दी, दैट इज अलाउड।
उसी प्रकार से अगर NATGRID के डाटा को भी केवल टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली हमारे देश के नागरिकों को किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपना डाटा देने में। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं कि सरकार इस प्रकार के डाटा का इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए कर रही है। तो यहां पे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि इस बात को इंश्योर करे कि पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस डाटा को इस्तेमाल ना किया जाए। हालांकि अब देखिए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर आप बना भी देते हो और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी इस बात को एसेस करेगी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम कर रही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम बहुत सीक्रेटिव होता है। अभी NIA ने अपने ऑफिसर्स और अपने सीक्रेट एजेंट्स कहां डिप्लॉय कर रखे हैं, अगर ये कोई भी दूसरा और थर्ड पार्टी पर्सन जान लेगा तो डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी पे एक बात आ जाती है। तो यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे एथिक्स दिखाए और ओवरऑल इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सीक्रेटिव रखे। और भारत सरकार के जो आला मिनिस्टर उन्होंने ये बात बोली भी है कि एवरीथिंग विल बी सीक्रेट, इस डाटा का गलत प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर सरकार के ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं कि वो NIA के ऑफिशियल्स और NIA की ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बहस है। इसके सपोर्ट में और इसके अपोज में आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जानना चाहूंगा कि ये जो NATGRID है, NATGRID में जो आपके डाटा का ओवरऑल इंफॉर्मेशन जुटा के रखी जाएगी, क्या ये सही है? और क्या इसमें आप एज अ सिविल सर्वेंट आंसर में कुछ ऐसे जस्टिफिकेशंस कोट कर सकते हैं कि हाँ भाई NATGRID हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम NATGRID इंप्लीमेंट करते भी हैं तो ओवरऑल डाटा का मैनिपुलेशन या डाटा का यूज गलत चीजों में ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए क्या क्या सेफ्टी मैकेनिज्म्स इंक्लूड किए जा सकते हैं NATGRID के फ्रेमवर्क के अंदर, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसे प्रोविजंस जो कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरे में ना आने दे, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेशंस को भी परेशान ना होने दे और सरकार को भी हल्का फुल्का अकाउंटेबल कर ले। तो ऐसे कोई प्रोविजंस अगर आपके दिमाग के अंदर हैं प्रैक्टिकली इन द लैंग्वेजेस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन और PDF के लिए।